नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। केंद्र सरकार ने ये बता दिया है कि उनके विजन के मुताबिक अच्छे दिन कैसे आएंगे। अब बारी राजस्थान की है। सोमवार को बजट आ जाएगा, लेकिन बड़ा सवाल है कि वसुंधरा राजे के पिटारे से क्या निकलेगा। क्या यहाँ अच्छे दिनों का दावा पूरा होगा या ये वादे हवा हवाई साबित होंगे? कैसी होगी बजट की तस्वीर? लेखानुदान के बाद अब सरकार क्या करेगी इस बजट में? कैसे होगा राजस्थान का कायाकल्प? आज बिग फाइट लाइव में इसी पर बात होगी। और बिग फाइट में आज के इश्यू पर चर्चा के लिए स्टूडियो में हमारे साथ हैं कांग्रेस विधायक गोविंद सिंह चौटासरा, बीजेपी विधायक रामलाल शर्मा, अर्थशास्त्री अशोक अंसारिया और वरिष्ठ पत्रकार ओम सैनी। सरकार अपना मॉडिफाइड बजट प्रस्तुत करेगी। ये एक तरह से सरकार का पहला बजट होगा। इस बजट के माध्यम से सरकार का विजन और सरकार के कार्यक्रम जनता के सामने जाएंगे। पिछले दिनों के अंदर जो फैसले सरकार ने किए, चाहे वो श्रम कानून से संबंधित हो, चाहे औद्योगिक विवाद से संबंधित हो, चाहे ऊँट को पशुधन घोषित करने से संबंधित हो, इन सब को कानूनी जमा पहनाने के लिए रिप्लेसिंग बिल लेकर आएंगे। और 8 मांगों पर जो जनता से जुड़ी है उन पर चर्चा होगी। इस सत्र के द्वारा सरकार की ये मंशा रहेगी कि हम सदन के माध्यम से अपनी बात राजस्थान के आम आवाम तक पहुंचाएं। इस राजस्थान सरकार के बजट की अपन बात करें तो मुझे नहीं लगता कि जिस तरीके से विधानसभा के अंदर इन्होंने जो जनता के बीच में वादे किए थे उन वादों पे ये खरा उतरेंगे और उन वादों को जो है बजट में कहीं न कहीं जो है दिखाएंगे। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि इनकी मंशा और इनका सोच ही जो है जनता के हित में नहीं है। इन्होंने जो है जनता के बीच में जाकर और झूठ बोलकर ठगने और बरगलाने का जो काम किया, उसी तरीके से बजट आने की संभावना है। देखिए, राजस्थान का जो बजट माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा जी जो पेश करेगी वो निश्चित रूप से गांव, गरीब और किसान के लिए उनका सर्वांगीण विकास कैसे हो और कृषि के क्षेत्र में और युवाओं के और सबके विषयों को ध्यान में रखते हुए एक ऐसा बजट होगा, एक संतुलित बजट होगा, आम जनता के हित का बजट होगा। रामलाल जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है कि क्या माना जाए इस बजट को? संतुलन की जो बात कही प्रभुलाल जी ने, किस तरह का संतुलन होगा, किस तरह से अच्छे दिन आएंगे, ये तस्वीर क्या कहती है? आपने क्या मांगे रखी इस बजट से? आपकी क्या उम्मीद है? इस राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद ये पहला बजट पेश होगा और निश्चित रूप से इस बजट के माध्यम से सरकार आने वाले समय के अंदर राजस्थान की आवाम के लिए क्या करने वाली है और गरीब को गणेश मानकर उसके सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए उन योजनाओं को सरकार लेकर आएगी जिन योजनाओं के आधार पर उसको लाभ पहुंच सके। निश्चित रूप से इस बजट के अंदर वो घोषणाएं कभी भी नहीं होगी जो कभी पूरी ही नहीं हो सकती। धरातल के ऊपर काम हो और धरातल के अंदर उन कामों का लाभ जनता को मिले, इस बजट का मुख्य आकर्षक यही रहेगा। जी अशोक जी, आपको क्या लगता है कि इस बजट से राजस्थान की सबसे बड़ी उम्मीद क्या है और बाकी किन किन मुद्दों पर काम किया जाना चाहिए? मेरे हिसाब से जिस तरह से जितने भी ट्रेड इंडस्ट्रीज़ हैं जिनसे अभी पहली बार इस बार सबसे बुला करके जो संपर्क किया है, ये पहले बात तो सराहनीय विषय है। और लगता मेरे को यही उम्मीद है कि जो भ्रांति आज आसपास के स्टेट्स में है रिगार्डिंग रेट ऑफ टैक्स, जिसकी वजह से स्टेट को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, उस नुकसान की भरपाई करने के लिए ज़रूर रेटों में परिवर्तित किया जाएगा और वो नियर बाई स्टेट्स के लिए माफिक रखा जाएगा ताकि स्टेट को एक अच्छी रेवेन्यू मिल सके और जो वित्तीय समस्या जो स्टेट के पास है वो काफ़ी हद तक सुलझ जाएगी। इसके अलावा न्याय में जो कि मुख्य मुद्दा है कॉमर्शियल टैक्सेस के टैक्स बोर्ड के मामले में, ये तय हुआ था कि एक जुडिशियल मेंबर देंगे और इसीलिए एक एडवोकेट कोटा का एक विशेष प्रावधान भी किया गया था। उसमें ऐसा माना जा रहा है या हम लोग ऐसा मानते हैं कि चूँकि वसुंधरा जी न्याय के प्रति हमेशा सजग रही है और न्यायप्रिय रही है, इसलिए वो एक ये जो वैक्यूम है एक जुडिशियल मेंबर का और एक टैक्स एडवोकेट का,
ये जरूर उसके पर ध्यान देंगे और न्याय लोगों तक पहुंचाने की हमेशा प्रयास करेंगे। गोविंद सिंह जी, क्या कर गई आपकी सरकार? पिछली सरकार जब आपकी थी, राजस्व को लेकर कुछ काम नहीं हुआ, खजाना खाली छोड़ गए आप। लेखानुदान के वक्त वसुंधरा राजे ने कई दावे किए, कहा कि पहले तो वो घाटा पूरा करेंगे, जो राजकीय कोष है उसको भरेंगे, उसके बाद जन योजनाओं पर काम शुरू होगा। क्या किया आखिर आपने ऐसा? ये 2008 में ये गए थे, वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी, तब तो खजाना भरा हुआ था क्या? ये सब सरकारें कहती है जब चली जाती है नई सरकार आती है तो एक जुमला बन गया है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि इन्होंने युवाओं को नौकरी देना, विकास के काम करना और महंगाई कम करना जैसे मुद्दों पे इन्होंने चुनाव लड़ा और चुनाव जीता। लेखानुदान मांगे पारित करवाई, लेखानुदान मांगे 31 जुलाई तक पारित हैं। इसके बावजूद उन्होंने 1 रुपये का कोई डेवलपमेंट का काम किया हो, 1 रुपये किसी चीज़ में महंगाई कम की हो, एक बेरोजगार को रोज़गार दिया हो तो हम बात करें। ये का ये हस्न होना है। और वैसे भी जो बजट पेश करेगी सरकार, मेरा ये मानना है, हमारी पार्टी का ये मानना है कि ये संवैधानिक रूप से सरकार अस्तित्व में नहीं है। इनका बजट है वो बेमानी है, क्योंकि 12 मंत्री कंपलसरी हैं संविधान के मुताबिक। 12 मंत्री इनके हैं नहीं, एक मंत्री स्वतः 6 महीने से पूरे होने के कारण से हट गए हैं। तो ऐसे में ये महंगाई कैसे करेगी? किसान को हमने जो 1.5 लाख रुपया बिना ब्याज का लोन दिया था, उससे आगे बढ़ करके ये क्या करेंगे? 15 लाख रोजगार युवाओं को देने का इनका जो वादा था, वो 15 लाख में अभी तक तो एक अनुकंपा नियुक्ति किसी को दी नहीं है। तो उन 15 लाख को किस प्रकार से ये दे पाएंगे? अभी आपने देखा होगा कि संविदा की भर्तियों को इन्होंने खोला है। तो और जितनी जो एग्ज़ाम्स हुई हैं, चाहे आरपीएमटी ले लीजिए, आरपीएससी ले लीजिए, चाहे व्याख्याता ले लीजिए, प्रधानाध्यापक, सारे के सारे जो है वो पेपर आउट हो रहे हैं और जिस प्रकार से पद थे वो समाप्त किए जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इनके 6, 7, 8 महीने का जो विजन इनका है कि किस प्रकार का बजट देने वाले हैं। इनकी कोई सोच नहीं है, न बेरोजगारों को रोजगार देने वाले हैं, न किसान को। 1 रुपया हमने चालू की थी गहलोत सरकार ने कि 1 रुपया किलो में गरीब को हम गेहूं देंगे। वो योजना भी आज ये लागू कर सकते थे। इनको लेखानुदान मांगे पारित किए हुए 6 महीने हो गए, तो इन्होंने उन पर क्यों काम नहीं हो? जी, ओम सैनी जी, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कुल मिलाकर के मैं ये देख रहा हूँ, पिछले जब दिवंगत भैरव सिंह शेखावत राज्य के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने पहली बार लिबरलाइजेशन का सिलसिला प्रारंभ किया था और उधार से विकास कैसे हो सकता है उस वाले रास्ते पर चले थे। अशोक जी उस वक्त विपक्ष में बैठे थे और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष थे, बड़ी आलोचना कर रहे थे। लेकिन जब वो शासन में आए तो उनको भी उसी रास्ते पे चलना पड़ा, क्योंकि ये मॉडल ही ऐसा है, इसमें विकास का रास्ता उधार के माध्यम से चलता है। वर्ल्ड बैंक या दूसरे इंस्टीट्यूशंस की मदद से आप विकास कर सकते हैं। तो अभी जो बात है उस पर निश्चित रूप से स्वराज संकल्प यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जो वादा करके आई हैं उसमें उन्होंने रोजगार पैदा करने की बात की है। उन्होंने अलग से इस राज्य को अलग से एक दर्जा दिलाने की बात की है और अपने संकल्प पत्र के अंदर इस बात को दर्ज किया है उन्होंने कि बजट कैसा बनेगा, लोगों को उसमें सम्मिलित करेंगे, लोगों से अपनी राय लेंगे। लेकिन ये सब कुछ कल ही पता लगेगा, इससे पहले नहीं, क्योंकि रोजगार कहाँ से आएंगे? 15 लाख लोगों को रोजगार देने का सिलसिला कैसे होगा? पेट्रोल वाला, मेट्रो वाला और उधर बाड़मेर के जो दूसरा रिफाइनरी वाला, ये सब सिलसिले बाकी पड़े हुए हैं। इन सब के लिए पैसा कहाँ से आएगा? राजस्थान को इंतजार है कि ऐसे सवालों का जवाब क्या होगा। फिलहाल एक कॉलर है हमारे साथ जयपुर से, एलसी जैन साहब। बताएं जैन साहब, क्या कहना है आपका? नमस्कार जो है पानी साहब, नमस्कार, बताएं। मैं जो है ऐसे वर्ग को जिसने जो अपनी जिंदगी जो है जिंदगी अपनी राजस्थान सरकार की सेवा में खपा दी, समझे, और उसको बिल्कुल शोषित वर्ग में रखा है। उसका पेंशनर जो है अपनी सबसे अच्छे दिन जो है सरकार को दिए हैं और उनके बारे में अभी तक किसी ने, कोई गवर्नमेंट हो, उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो मैं अभी जो है अभी भाजपा के जो आपके सदस्य हैं उनसे ये जानना चाहता हूँ कि पेंशनर जो है जिन्होंने राजस्थान सरकार की सेवा की, वो उन्होंने उनके लिए क्या करने का है, बजट में क्या प्रावधान हो सकते हैं? बिल्कुल रामलाल जी, ये सवाल आपके लिए है कि एक बुजुर्ग शख्स हैं हमारे साथ, वो ऐसा बोलते हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी के अच्छे दिन सरकार की सेवा में दिए, अब जब सरकार की बारी है उनके लिए कुछ करे तो उस पर कुछ काम नहीं होता। इस बजट में क्या होगा ऐसे लोगों के लिए? अश्विनी जी, प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री वसुंधरा जी ने कहा है कि जो योजनाएं
लोक कल्याणकारी है, जो योजनाएं लोगों को लाभ पहुंचाने वाली है, उन योजनाओं के अंदर कोई कटौती नहीं होगी। और अब तक आपने देखा भी होगा कि ऐसी कोई योजनाएं जो लोक कल्याणकारी थी, जो अच्छी योजनाएं थी, वो योजनाएं आज भी जारी है। मैं तो ये कह सकता हूं कि इस बजट के अंदर वसुंधरा जी एक ही बात कहती है कि हम उतनी ही बात कहेंगे जितनी हम पूरा कर पाएँ। हम वो भी नहीं कहेंगे कि हमारे खजाने के अंदर 1000 करोड़ रुपए है और हम 5000 करोड़ रुपए की घोषणा कर दें, ये संभव नहीं है। लेकिन उस विजन के साथ कि आम आदमी का सर्वांगीण विकास कैसे हो सकता है, अभी गोविंद जी कह रहे हैं, खैर वैचारिक रूप से हम अलग पार्टियों से आते हैं, आलोचना इनका करना धर्म है, लेकिन इनको सही बात को भी स्वीकार करना चाहिए। 2003 से लेकर 2008 तक की जो सरकार थी, और उस सरकार ने जिस तरीके से मरु प्रदेश को विकसित प्रदेश में ले जाने का काम किया, वो अलग अलग क्षेत्र हो सकते हैं, वो एजुकेशन का क्षेत्र भी हो सकता है, मेडिकल का क्षेत्र भी हो सकता है, औद्योगिक क्षेत्र भी हो सकता है। और जहाँ रोजगार की बात है, निश्चित रूप से रोजगार, वसुंधरा जी ने ये नहीं कहा कि हम सरकारी क्षेत्र में देंगे, हम प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी ऐसे रोजगार जनरेट करेंगे कामों के आधार पर, जिसके आधार पर लोगों को रोजगार मिल सके। बिल्कुल यही सवाल था। एक और कॉलर बिल्कुल इस बहस में जुड़े, मोइनुद्दीन जी हैं पाली से, वो क्या कहना चाहते हैं? मोइनुद्दीन जी बताएं। हाँ सर जी हेलो। हाँ सर, हम आज बेरोजगार हैं सर, हम स्कूलों के अंदर कार्यरत हैं जी, कंप्यूटर शिक्षक के रूप में जी। हाँ सर, तो हम 1 महीने से आज 11 तारीख से बैठे हुए उद्योग मैदान धरने के अंदर जी। मैडम ने हमें कहा था कि हम आते ही आप लोगों का, विद्यार्थी मित्रों का, सबों का समाधान निकालेंगे। समाधान निकालने तो दूसरी बात कही मैडम, आज तक हमारे उस धरने में नहीं ना उनका कोई प्रतिनिधि आया, ठीक है। उसके उपरांत वहाँ लड़कियों ने दंड बैठक करते तक मैडम को मनाने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पर अभी तक कोई नहीं आया। हालत हमारी ये है कि हमको 2200 रुपए देते थे स्कूलों के अंदर जी, जस्ट 2200 रुपए और 1800 रुपए, आज वो पेमेंट भी हमारा बाकी है। और अब उन्होंने क्या किया, गणित और विज्ञान के टीचरों को 15-15 दिन की ट्रेनिंग कराई कंप्यूटर की, अब कह रहे कि वो पढ़ाएंगे, और आप लोगों को, आप हमको घर का रास्ता दिखा दिया, आप घर जाके बैठ जाइए। मोइनुद्दीन जी, निश्चित तौर पर उम्मीद की जा सकती है कि जब ये बजट आएगा तो आपके लिए भी कुछ हो। ओम सैनी जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता था कि देखिए, पता नहीं ये दोनों दल जो पहले शासन में रहे, जो अब शासन में नहीं है, अब जो शासन में आ गए हैं, जिस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं एक दूसरे के लिए, ऐसे जैसा लगता है कि शत्रु प्रदेश से आ गए हैं और कहना चाहते हैं कि सब कुछ नष्ट हो गया। सब कुछ बड़ा बेहतर होता रहा है, और यही संकल्प यात्रा के वक्त में जिन फ्लैगशिप योजनाओं को के बारे में आलोचना की जा रही थी, उनको आप अडॉप्ट कर रहे हैं। तो ऐसी बात क्यों बोलते हैं, ऐसी भाषा क्यों बोलते हैं जिससे ऐसा लगे कि कोई शत्रु विजयी होकर के आया, वो शासक बन गया है। और ये जो गान है चुने हुए नेताओं के संबंध में, जिस तरह का प्रशस्ति गान है, ये बंद होना चाहिए। स्पष्ट रूप से कहना चाहिए कि मुख्यमंत्री क्या करेगी और क्या नहीं करेगी, क्या उनके सामने है। ये जो प्रशस्ति मुद्दे पे बात होनी चाहिए, वो बात कही जानी चाहिए। बजट में क्या होगा, यशस्वी ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कुछ नहीं। सामने बेरोजगार बैठे हैं, उनका क्या रास्ता होगा, उनके लिए बोलो ना कुछ। बातचीत को जारी रखेंगे, ब्रेक का वक्त है, कुछ ही पलों में लौटेंगे, आप बने रहिए, क्योंकि इस बार सवाल राजस्थान की उम्मीदों का है, आज बजट से है। आने वाला बजट जो प्रदेश का बजट है, वो स्टेट के, सेंटर के बजट को देखते हुए, जैसे सेंटर ने आवश्यक वस्तुओं की कीमत नहीं बढ़ाई है, ऐसे ही प्रदेश के बजट से भी हम आशा करते हैं कि आवश्यक वस्तुओं की कीमतें नहीं बढ़े। प्रदेश में जो बजट पेश होने वाला है माननीय मुख्यमंत्री के दौरान, वो एक अच्छा बजट होगा, जनता को इसका आर्थिक लाभ होना चाहिए। बुरे दिन वाला बजट आने वाला है। प्रकृति का प्रकोप भी है, और लगता नहीं कि राजस्थान को आगे ले जाने वाला बजट हो, भ्रष्टाचार और महंगाई से पीछा छुड़ाने वाला बजट हो। पता लग जाएगा आप लोगों को सोमवार को, बड़ा तीखा और जन विरोधी बजट आने वाला है। जिस प्रकार की कृषि को उन्होंने विकसित करने के लिए कहा, पावर में उन्होंने विंड और सोलर एनर्जी को जिस प्रकार से महत्व दिया, शिक्षा की दृष्टि से, बाकी दृष्टि से, मैं सोचता हूँ कि आज की आर्थिक परिस्थितियों में इससे बढ़िया बजट कोई हो नहीं सकता जो पेश किया है। राजस्थान का बजट भी
जब केंद्र जिस लाइन पे चला है तो राजस्थान उससे और आगे बढ़ने का प्रयास करेगा। अभी मुझे नहीं लग रहा अभी मुझे नहीं लग रहा कि केंद्रीय बजट है वो निश्चित तौर से गांव का, गरीब का, काश्तकार के पक्ष का बजट है। ये पूंजीपति व्यवस्था का बजट है। अब ये सरकार बजट तो पेश करिए, उसके बाद देखो। बिग फाइट में आज के इश्यू से जुड़ा हमारा सवाल था कि प्रदेश के इस बजट को लेकर, वसुंधरा राजे के बजट को लेकर क्या राजस्थान उम्मीद कर सकता है और क्या वसुंधरा राजे की उम्मीदों पर खरा उतरेंगी। firstindianews.com हमारी वेबसाइट है, इस पर आप अपनी राय बता सकते हैं। इसके साथ साथ फेसबुक और ट्विटर के जरिए भी आज बता सकते हैं कि आज के सवाल पर आप क्या सोचते हैं। अशोक जी, मैं अब आपका रुख करूंगा, आपसे जानना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार वो क्या क्या ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर काम कर सकती है। इस बजट में कम से कम सरकार के अकेली के हाथ में है, वहां से जनता को राहत दी जा सकती है। देखिए, आज सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि सेंट्रल में भी बीजेपी है और मोदी साहब ने जितना गुजरात को डेवलप किया, यही कारण है कि वो आज देश को प्रधानमंत्री बन के अपने चला रहे हैं। इसी तरह से अगर वसुंधरा जी चाहें तो अनएम्प्लॉयमेंट का जो उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम अनएम्प्लॉयमेंट को सॉल्व कर लेंगे, वो भी प्राइवेट सेक्टर को, जिस तरह से उन्होंने सेज लेके आए थे जी, आईटी सेक्टर को लेके आए थे, अब हुंडई आ रही है, वो अब बड़ी बड़ी कंपनीज को आज, जो कि बहुत बड़ा वैक्यूम है आज इंडस्ट्रीज का और इंटरप्रेन्योर्स का, उनको अगर वो ले आती हैं तो दोनों चीज़ हो जाएगी। एक तो देश को स्टेट डेवलप हो जाएगा, स्टेट रेवेन्यू की कलेक्शन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी, बिकॉज स्किल्ड और अनस्किल्ड आदमी दोनों। और रोजगार के सिवाय और कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सरकार का फैसले ले सकती है खुद के दम पर? कोई भी मैटर हो, देखिए कोई भी फाइनेंस, बिकॉज शी इज अ फाइनेंस मिनिस्टर ऑल्सो, ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिस पे वो नहीं बहुत चर्चा कर सकते। ओम सैनी जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूं कि सबसे पहले तो जिस मॉडल को लेकर बड़ी चर्चा कर रहे हैं और प्रधानमंत्री की तारीफ कर रहे हैं, उस गुजरात के अंदर न्यूनतम वेतन कितना मिलता है मजदूर को और कितने घंटे काम करता है मजदूर, अगर इन सब बातों को जांचा जाए तो पता लगे त्रिवेंद्रम का मॉडल क्या था, गुजरात का मॉडल क्या था। और दूसरा, हमारे जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बैठे हैं, जो पांगड़िया साहब यहाँ पर आ गए, अरविंद पांगड़िया साहब, उनका मॉडल क्या है और उसके साथ साथ में अमृत सेन का मॉडल क्या है और हम कौन सा मॉडल लागू करना चाहते हैं। तो इस तरह की बातें मत कीजिए जिससे ऐसा पता लगे कि साहब सब कुछ बड़ा बेहतर होने जा रहा है। संकट है सरकार के सामने, जो प्रोमिसेस किया उनको फुलफिल करने के लिए जिस तरह की योजना बनानी पड़ेगी। श्रम कानून का जिक्र आपने किया, श्रम कानून में बदलाव की बात है, विधेयक भी आ रहा है। रामलाल जी, क्या कहेंगे आप उस बारे में? देखिए, राजस्थान कैसे बेहतर होगा मजदूरों का? राजस्थान की जो परिस्थितियाँ हैं वो एक अलग प्रकार की परिस्थिति है अन्य प्रदेशों की बजाय। राजस्थान के अंदर पानी की समस्या है। राजस्थान के अंदर आज रोड का अगर लिंकअप देखें तो इतने नज़दीक नहीं है, वो भी काफ़ी गैप की है। लेकिन फिर भी उसके अलावा भी राजस्थान के अंदर रोज़गार को जनरेट करने के लिए यही नहीं है कि सिर्फ सरकारी क्षेत्र में, प्राइवेट सेक्टर के अंदर पीपीपी मोड के ऊपर भी काम करने की आवश्यकता है। सबके साथ लेकर काम करने की आवश्यकता है, अकेला चलने की आवश्यकता नहीं है। और उसकी विजन के अंदर रोजगार जनरेट करने का जो आप मैं बताऊं, रोजगार अगर डेवलपमेंट किया जाता है तो डेवलपमेंट के आधार पर भी रोजगार जनरेट होगा। अगर एक सड़क बनती है तो सड़क के अंदर कंक्रीट भी काम आएगी, वो भी कहीं से आ रहा है, लोहा भी उसके अंदर काम आएगा, सीमेंट भी उसके अंदर काम आएगी, मैन पावर भी उसके अंदर काम आएगी। तो ये भी एक रोजगार देने का एक आधार हो सकता है। अगर अपन इसको अलग करें कि सरकार सिर्फ नहीं पेट्रोलियम, लेकिन रामलाल जी, मेरा सवाल श्रम कानून को लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्या बदलाव जो किए जाएंगे संशोधन के बाद वो ठीक रहेगा? आज वर्तमान परिस्थितियों के अंदर, आज जिस तरीके से राजस्थान के अंदर अगर श्रमिकों की स्थिति देखें, उनको और बेहतर करने की आवश्यकता है। असंगठित क्षेत्र के अंदर जो इनका अपन को रिकॉर्ड ही नहीं रहता सरकार के पास, असंगठित क्षेत्र के अंदर इतने लोग लगे हुए हैं काम करने के। सब कौन रेस्पॉन्सिबल है? नहीं, लेबर विभाग, नहीं, श्रम विभाग, श्रम उनको रजिस्टर्ड करके उनकी जो समस्या है उनको सोल्व करने की आवश्यकता है। पिछले निश्चित रूप से ये राजस्थान की सरकार, आप क्यों विरोध करें जब इतना बेहतर है ये संशोधन? आप देखिए क्या बेहतर है। अभी आपने देखा 20,000 किलोमीटर मुख्यमंत्री बार बार 20 मीटिंगें कर चुकी कि हम 20,000 किलोमीटर सड़कें बनाएंगे, और उसके लिए जो मॉडल बनाया है उसकी अगर हम चर्चा करें तो केवल 50 कंपनियां राजस्थान की, एक भी कॉन्ट्रैक्टर, एक भी कंपनी उसमें एलिजिबल नहीं है।
यानी बाहर की कंपनियां आएंगी, 50 कंपनियां पूरे प्रदेश को चलाएंगी, यहाँ के लोग बेरोजगार हो जाएंगे, यहाँ के हजारों जो ठेकेदार हैं जिनके पास में मजदूर काम करते हैं वो सारे बेरोजगार हो जाएंगे। ये श्रम के हित की बात कर ही नहीं सकते। ये केवल जैसे कल बजट आया केंद्र का कि शहरों में पैसा ज़्यादा लगाओगे तो आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा, शहरों को प्रोत्साहित करने वाला बजट है। तो सेम ऐसा का ऐसा पूंजीपतियों का बजट आएगा, गरीब के हक का बजट नहीं आएगा। और ये आप और हम यहीं बैठे हैं, 14 तारीख को यहीं बात करेंगे। एक सवाल है, पीयूष गोयल अभी राजस्थान आके गए, बिजली ऊर्जा के सेक्टर में राजस्थान का घाटा करीब 70,000 करोड़ उन्होंने बताया, उसमें से 55,000 करोड़ पिछले 5 साल का जिक्र किया उन्होंने, कांग्रेस की देन है। इस पर क्या कहेंगे आप? ऐसा है, देखिए कहने को तो कोई कुछ भी कह सकता है। ये जयपुर में हमने ग्रेड बनाया, जयपुर में मंत्री का बयान है, 24 घंटे सरकार मैं यही तो कह रहा हूँ, मेरी बात सुनिए, मैं यही तो कह रहा हूँ कि जयपुर में हमने जो ग्रेड बनाए उसको तो ये कह रहे हैं कि साहब हमें घाटा दे दिया, और अभी ये वही घोटाला करने के लिए वही काम करने जा रहे हैं कि जयपुर में जरूरत नहीं है फिर भी ग्रेड बना रहे हैं। इनका जो प्लान परसों आप आएगा देख लेना, 14 तारीख को देख लेना कि बड़े शहरों के लिए ही आया, सेंटर में भी 100 बड़े शहरों को जो स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा, यहाँ भी वो का वही बजट आने वाला है। गांव को कुछ भी नहीं देंगे, गरीब को कुछ भी नहीं देंगे, गरीब के हित की बात नहीं करेंगे। ये पेंशन बढ़ाएंगे तो इनको मानेंगे हम कि पेंशन बढ़ा? शुरुआत में कहा यही कि ये बजट गांव और गरीब का होगा। गोविंद जी से मेरे मित्र हैं गोविंद जी, और मेरी जो नेशनल हाईवे रोड आती है उसी से आते हैं। मैं इनसे कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा सब्र तो आप रखिए। आप उम्मीद नेगेटिव में से क्यों सोचते हैं? कुछ तो सकारात्मक आप सोच रखिए। आने वाले जो आपने 9 महीने में दिखाया, जो 9 महीने में किया है उसी पे तो बात करेंगे हम कि आपका विजन तो उसी से झलकता है कि आपने 9 महीने में क्या किया। कभी भी ये घोषणा बजट के अंदर नहीं करेंगे बता दीजिए, हमारे पास आपने एक ट्यूबवेल किसी जगह खोदा हो 9 महीने में तो बता दीजिए, आपने कोई एक जीएलआर बनाई हो और टैंक बनाया हो तो बता दीजिए, हम 15 रुपए खर्च करेंगे। आपने तो 9 महीने में क्या किया वो बता दीजिए, हम मान जाएंगे। लेकिन हमारा जो विकास का मॉडल है उसमें तो पैसा उधार लेकर के करना ही पड़ेगा। जो पेयजल का जो बजट है जो है वो वैकल्पिक व्यवस्था तो अपने को करनी पड़ेगी। पेयजल का जो बजट है वो तो पूरा ले लिया आपने। इन्होंने पेयजल में लेखानुदान मांगों में पूरे साल का बजट लिया है, उसके बावजूद अगर इन्होंने 100 करोड़ रुपए पूरे राजस्थान में अब तक खर्च किए हों तो आप बता दीजिए, इतनी गर्मी है, बरसात आ नहीं रही है, मौसम आ नहीं रहा, उसके बावजूद भी 20,000 गांवों को फायदा देने की बात थी लेखानुदान में पेयजल के लिए, एक गांव को नहीं। रामलाल जी, निश्चित तौर पर सवाल खड़ा होता है कि उस पर क्या हुआ? देखिए अश्विनी जी, सरकार बनी है, सरकार बनने के बाद में लेखानुदान पारित हुआ है। कोई भी सरकार जब बनती है तो वो अपनी व्यवस्थाएं पहले खुद करती है, उन व्यवस्थाओं के आधार पे धीरे धीरे काम गति, एक साथ कोई भी अपन बाइक स्टार्ट करते हैं तो एक साथ 80 की स्पीड नहीं पकड़ते, पहले 10 की स्पीड, फिर 20 की स्पीड, अब थोड़ी सी समय जरूर लगेगा। लेकिन मैं तो इस बात के लिए गोविंद जी कहूंगा कि थोड़ा सा धैर्य आप रखिए। अगर आपकी योजनाएं अच्छी होती, अगर आपको गरीब को गणेश मानकर काम करते, अगर आप गाँवों का विकास करते, तो आज राजस्थान की जनता आपको जो बहुमत मिला है, इसका मतलब 3 से 8, 2003 से 8 में आपने अच्छा नहीं किया था। लेकिन आप एडमिट कर रहे हो अपनी बात को कि 2003 से 8 में नहीं किया था आपने अच्छा, तब गए थे आप। 2008 तक हम ये क्यों तो आए थे? एक संख्यात्मक गणित है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं इस चीज को, संख्यात्मक है, लेकिन कोई कभी आप जैसी स्थिति तो हमारी नहीं हुई। चलिए एक कॉलर है हमारे साथ जोधपुर से, सुनील जी जुड़े हैं। बताएं सुनील जी, क्या सवाल है आपका? हाँ सर, मेरा सबसे पहला सवाल तो ये है कि सरकार ने चुनाव से पूर्व भूतपूर्व सैनिकों के लिए काफी वादे किए थे जी। केंद्र सरकार तो उनसे बिल्कुल दूर भाग गई, लेकिन वसुंधरा जी खुद हमारे क्षेत्र में आए और उन्होंने हर रैली के अंदर भूतपूर्व सैनिकों, हमारा जो शेखावाटी क्षेत्र है उसको पूरे की हर रैली के अंदर उसने भूतपूर्व सैनिकों के वोट के लिए इतना कुछ किया, और अब हमारे एक्स सर्विसमैन की तरफ सरकार ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है। जी रामलाल जी, निश्चित तौर पर लोगों को वो वादे याद है, ज्यादा वक्त नहीं हुआ, अभी 1 साल भी नहीं हुआ चुनाव को, उन रैलियों को, तो आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे वादों को लेकर? क्या जो स्वराज संकल्प यात्रा के दौरान जो पर्चे भरवाए गए उनका कोई कलेक्शन डाटा है? भरतपुर संभाग में आप गए, बीकानेर संभाग में आप गए, जो मांगे रही उनका जो डाटा है उस पर काम होगा और इस बजट में उन पर अमल हो सकता है? अश्विनी जी, निश्चित रूप से वसुंधरा जी की इस स्वराज संकल्प यात्रा के दौरान जिन जिन गाँवों के अंदर जो डिमांड आई है, चाहे वो बिजली के क्षेत्र में हो, चाहे पानी के क्षेत्र में हो, चाहे मेडिकल के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, आज भी वो सारे के सारे डाटा हमारे पास मौजूद है, बाकायदा विधानसभा के अनुसार लिस्टेड है। मैं ये नहीं कहता कि अगर ऐसी भी विधानसभा की 20 समस्या थी तो इस बजट के अंदर उन 20 समस्याओं का समाधान होगा, लेकिन निश्चित रूप से उस बजट के अंदर जो वादे किए थे 20 में से 2 पर बात होगी, निश्चित रूप से 2 नहीं 5 तक की बात हो सकती है।
लेकिन ये जो बजट है, ये बजट एक केंद्र बिंदु गाँव को मानकर निश्चित रूप से होगा। जहाँ तक रोजगार की बात ओम जी ने भी की है, आप और हम इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि एग्रीकल्चर क्षेत्र के अंदर भी रोजगार जनरेट हो सकता है। सौर ऊर्जा के क्षेत्र के अंदर राजस्थान के अंदर बहुत से विकल्प खुले हुए हैं। आप एनर्जी की बात करें बाड़मेर के अंदर, उसके अंदर भी रोजगार जनरेट होगा। लेकिन इन सब के अंदर पिछले 2003 से लेकर 2008 का आप शासन देखोगे, सड़कों की जो स्थिति, उस समय जितना विकास हुआ, पेयजल के ऊपर जितना पैसा खर्च हुआ, मेरे ख्याल से पूर्ववर्ती सरकारों ने इतना पैसा खर्च नहीं किया। लेकिन हम सब आशावादी हैं और इस आशा के साथ कि आने वाला बजट लेखानुदान के अंदर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का जिक्र हुआ था, उसको लेकर क्या स्टेटस है, अभी क्या काम है? क्योंकि बीकानेर दौरे पर स्टेट हाईवे अथॉरिटी बनाने की भी बात हो चुकी है। नई घोषणाएं आप कह रहे हैं कि नहीं करेंगे, लेकिन ये घोषणाएं दो घोषणाएं हमारे सामने, इन पर क्या काम होगा? मेरे ख्याल से 2 दिन का इंतजार हम सबको करना चाहिए और 2 दिन के बाद में सभी को उत्तर भी मिलेगा। और राजस्थान को मैं गोविंद जी इस पर कमेंट चाहूंगा, फिर ब्रेक पर जाएंगे। आपसे क्या कहना चाहिए? ऐसा है, इन्होंने 60 दिन की कार्य योजना बनाई, उसमें से एक काम बता दें ये क्या करेंगे, तो इनके वादे ही हैं। केवल सत्ता में आना था, लोगों को बरगलाना था, लोग बहकावे में आ गए, एक को रोजगार ने। आज उद्योग भवन जो है वो भरा पड़ा है बेरोजगारों से, और पंचायती राज में जो हमने क्लर्क लिए थे उनको वापस निकालने की तैयारी हो रही है। एलडीसी की जो भर्ती है उसको निरस्त कर रहे हैं, कभी वापस कह रहे हैं हम रिजल्ट निकालेंगे। तो जिस तरह का वातावरण और माहौल इन्होंने बनाया है, उससे इनके 9 महीने के जो कार्यकलाप है उसी से हमें पता चलता है कि बजट किस तरह का आएगा। और पहले 2003 से 8 के बीच में इन्होंने जिस तरह का बिहेव किया, जिस तरह का काम इन्होंने किया, जिस तरह की पॉलिसीज इनकी रही, वही तो अब आएंगी। दूसरा कहीं से वही मुख्यमंत्री हैं, वही मुख्यमंत्री अब हैं। तो इनका जो विजन है वो केवल मात्र झूठे वादे करके सरकार में आना था, वो आगे। अब 5 साल जनता को तकलीफें भुगतनी है। आप भरतपुर में देख लीजिए, 1 रुपये का काम बता दीजिए। भरतपुर जाके आई थी, अभी 12 दिन बीकानेर जाके आई है। 2 किलोमीटर सीसी सड़क और ऊंट को राजकीय पशु का दर्जा। अब ये कोई काम है, यहीं कर सकते थे 2 किलोमीटर सड़क। चलिए, एक ब्रेक पर जाने से पहले एक कॉलर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नरोत्तम जी हैं कोटा से, वो क्या कहना चाह रहे हैं? नरोत्तम जी बताएं। हाँ सर जी, मैं कोटा से बोल रहा हूँ। जी बताएं नरोत्तम जी। सरकार से इस बजट में जी हमारे को अपेक्षा है, हम विद्यार्थी मित्र के रूप में 5 सालों से काम कर रहे हैं जी। अब बार बार सरकार आश्वासन देके हमारा शोषण कर रही है। अभी 2.5 महीने से हमारे को बेरोजगार बैठा रखा है जी। तो सरकार से अपेक्षा है कि क्या बजट में हम विद्यार्थी मित्रों के लिए भी कुछ है? बिल्कुल, निश्चित तौर पर बड़ा सवाल है। इस पर पहले भी बात हमारी हुई, शुक्रिया बिग फाइट में जुड़ने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल है कि विद्यार्थी मित्रों की उम्मीदें हैं, बजट से लेकर हर किसी को उम्मीद है। राजस्थान का हर शख्स इस निगाह से देखता है सरकार को कि अब राहत मिलेगी। महंगाई का मसला हो, परिवार को चलाने का मसला हो, नौकरी का मसला हो या फिर टैक्स का मसला हो। ब्रेक का वक्त है, लौटेंगे इसके बाद करों को लेकर बात जरूर करेंगे। वसुंधरा जी के बजट से उम्मीद तो हम ये लगा रहे हैं कि वसुंधरा जी जो भी बजट पेश करें वो गरीबों को नज़र में रखते हुए बजट पेश करें। ऐसा ना हो कि अमीरों को देख के वो अपना बजट पेश करें। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए कुछ बहुत सारे उपाय किए जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। आखिर वसुंधरा जी पूरे बहुमत लेके आई हैं, उनकी उम्मीदें जनता के लिए उनको खरा उतरना है। जिस प्रकार हमारे केंद्र गवर्नमेंट ने, सरकार ने जो है कड़ी दवा बजट के रूप में पिलाई है पब्लिक के लिए, ऐसी उम्मीद तो हमें वसुंधरा जी से हमारे राजस्थान बजट में नहीं की जा रही है। परंतु फिर भी हो सकता है कि ये पिलाएं, पर हम ये करते हैं कि वो अच्छी रोज़मर्रा जो चीज़ें हैं उनके ऊपर जो है दाम घटाएंगे और जो वैसी वस्तुएं हैं उनके ऊपर दाम अपना बढ़ाएंगे। मुश्किल